आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम सभी जानने वाले हैं क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी साइंस के जो चैप्टर है बाबू अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मीन्स वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल के हैं, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। कई बार इस प्रश्नों को पूछा गया है। इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्न का जिक्र करने वाले हैं और ये पांचों प्रश्न काफ़ी टारगेट बेस होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखिए और समझिए। मात्र आपको समझ लेने से ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? सभी जानते हैं। फिर से बाबू प्रश्न को समझिए। प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उसको आंसर राइटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न ये है कि जो पित्तल और तांबे के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल होते हैं, तो इसको हम समझने वाले हैं बाबू कि आखिर ये इसमें एडवाइस दिया जाता है, लोगों को एडवाइस दिया जाता है कि आप क्या कीजिए, पित्तल या तांबे के बर्तन में देखिए बाबू ध्यान से देखिए, क्या बोला जाता है कि पित्तल का या तांबा का जो बर्तन हो उसमें खट्टे पदार्थ मत रखिए, जैसे दही हो गया या कोई अन्य जो सिट्रस चीज़ें या सिट्रस फल हो गए, जूस हो गए, उसे हमें नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? तो उसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा कि वहाँ पर रिएक्शन हो जाता है। क्या रिएक्शन करके क्या चीज़ें बनती है वो समझिए। क्योंकि पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूदा लैक्टिक अम्ल, देखो बाबू जितनी भी खट्टी चीज़ें होते हैं ना उसमें कोई ना कोई एसिड होता है, अम्ल होता है, और वो अम्ल जब जाता है ना तो ये कॉपर से और ब्रास यानी पित्तल से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेता है और पॉइजनस चीज़ें बना सकता है। इसलिए हमें एडवाइस देते हैं कि हमें क्या नहीं करनी चाहिए बच्चों, पित्तल या तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, है ना। जो पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनाते हैं। इट मीन्स क्या बनाते हैं बच्चों, हानिकारक हार्मफुल पॉइजनस केमिकल्स बनाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी डेंजरस है। यहाँ तक कि उसको हम अगर ईटेन करेंगे या उसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारे किसी डिजीज से अफेक्टेड हो जाए, या पॉइजनस है, जहरीला है तो घात भी हो सकता है ना। तो इसलिए बच्चों एडवाइस दिया जाता है कि आप पित्तल का बर्तन हो चाहे तांबे का बर्तन हो, उसमें दही या अन्य खट्टे पदार्थों को मत रखिए, न रखिए। अगर रख दीजिएगा तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें बहुत सारे एसिड होता है। जैसे दही में तो लैक्टिक एसिड होता है, उसी प्रकार से सिट्रस फल में एसिटिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। इस तरीके से बहुत सारे जो खट्टे चीज़ होते हैं उसमें किसी पर बहुत तरह के क्या पाए जाते हैं, केमिकल्स, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं। तो उन केमिकलों को आपको कहाँ नहीं रखना है, किस बर्तन में नहीं रखना है बाबू देखो पहले ज़्यादा ही प्रचलन था। देखो ना शादी विवाह में बहुत लोग क्या करेगा, पूजा पाठ में भी हम लोग वही करते हैं कि पित्तल के बर्तन में ही क्या करते हैं, पित्तल का बर्तन थाली रखते हैं और उसमें दही वगैरह, चंदन, हल्दी, तमाम चीज़ें पूजा पाठ में सम्मिलित होता है ना, वो सबको रखते हैं। लेकिन देखते हो जो चढ़ाया हुआ चीज़ होता है वो कोई नहीं खाता है। रीज़न यही है बाबू कि वो अजीब, उस देखोगे 2-4 घंटे के बाद से उसका कलर भी अजीब हो जाता है। जो दही में जो दही रखी रहती है उस थाली में, पूजे की थाली में, तो इस थाली में अगर दही रहता है तो दही भी देखोगे
अजीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन लैक्टिक एसिड रिएक्शन कर लेता है इस पित्तल से और क्या बना देता है बच्चों, एक विषैला यौगिक बनाता है, हानिकारक कंपाउंड बनाता है। और ये हानिकारक कंपाउंड क्या कर सकता है, हमें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए बच्चों सलाह दी जाती है कि पित्तल या तांबे के बर्तन में क्या मत रखिए, खट्टे पदार्थ या दही मत रखिए। आशा करता हूं कि ये जो पहला प्रश्न था आप उसको ढूंढ दीजिएगा, जिसके कारण बस ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं, है ना। अब सोचो, जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती है उसी को खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं, जैसे ड्रिंकिंग वगैरह हानिकारक है, सबको पता, फिर भी करता ही है, तो अलग चीज़ है वो। अब देखिए वो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न तो हो गया, आशा करते हैं दूसरे प्रश्न को भी आप वैसे ही समझ पाइएगा जैसे पहला प्रश्न समझे। पहला प्रश्न यही था बाबू कि पीतल और तांबा के जो बर्तन होते हैं, ब्रास और कपर में काहे खट्टा चीज़ या दही नहीं रखते हैं, क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड। उसी प्रकार जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें खास तरह के एसिड पाए जाते हैं। वो पीतल या तांबे से रिएक्शन करके हानिकारक यौगिक बनाता है, जिसको हम अगर सेवन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है या वो खाने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए हम उसे एडवाइस देते हैं कि पीतल और तांबे की बर्तन में दही मत रखिए। इट्स कंप्लीट। अब समझो सेकंड क्वेश्चन है बाबू, धातु के साथ अम्ल की, यानी कोई धातु है उसके साथ हम अम्ल को चिपका रहे हैं कि अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है बाबू। प्रश्न ये है कि कोई धातु है मेटल और कोई एसिड है, ये जब भी आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो इसमें एक गैस बनेगी। वो गैस कौन सी है और वो जो गैस बनेगी इसको कैसे आप प्रमाणित कीजिएगा, कैसे पता लगाइएगा कि वह गैसवा है, इसका जांच भी आप कीजिए। साथ ही साथ एक उदाहरण देखिए, ये सारी चीज करना है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये है एक कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करती है, एक गैस निकालती है। वो गैस बताना है कौन सी है, वो भी उदाहरण देकर पूरा बताना है कि वो गैस कैसी है और उस गैस की जांच भी करना है। प्रश्न समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, आंसर होगा धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी जब भी धातु को, किसी मेटल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें किस चीज का निर्माण होता है बच्चों, तो एक प्यारा सा गैस का निर्माण होता है जिसका नाम बाबू हम लोग सभी जानते हैं, हाइड्रोजन गैस बनता है। जब भी कोई धातु, कोई एसिड आपस में रिएक्शन करेगा तो उससे एक गैस निकलती है और वो गैस बुलबुले टाइप का निकलेगा, आपको हम आगे बताने वाले हैं। और उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। बता के ये गैस निकलती है, इस गैस को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। इन पॉप साउंड रिलीज करता है। देखो बाबू, यही रिएक्शन होता है। जैसे हमने एक यहां पर ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा लिए हैं जिंक। जिंक एक तत्व है, तो इस तत्व का अब समझिए हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बन जाएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और इसकी जांच कैसे करेंगे, लेकिन देखो बाबू यहां पर ये तो आप सभी को पता है OH है, तो ये क्षार है। तो पहली चीज यहां पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं। देखिए क्षार हो चाहे अम्ल, दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता ही है। तो यहां पर उसका एग्जांपल दे दिया गया है, तो ये नहीं समझना है कि मिस्टेक है ना। यहां पर हम अगर कोई एसिड भी ले लेते हैं, जैसे H2SO4, और ये करा दिए रिएक्शन किसके साथ बच्चों, कॉपर के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ले लिया और कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, बन जाएगा बाबू कॉपर
ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, यानी इस यहाँ से बाहर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। CuSO4 और प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो हमने देखो बाबू, अम्ल की पहचान ये होती है ना कि उसके फार्मूला में H छुपा रहता है, सिंगल H होता है, माने उसके पास O नहीं रहता। अगर OH है तो इसका मतलब वो क्या है, क्षार है या भस्म है, इंग्लिश में उसको बेस बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, ये H है, अकेले H है, इसके साथ O नहीं है, इसलिए ये है बाबू अम्ल, एसिड है। ठीक है, ये अम्ल है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने कॉपर क्या होता है, एक धातु है ना, मेटल है, इसका रिएक्शन कराया तो हमने कॉपर सल्फेट बना एंड हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जब भी हम अम्ल को किसी धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक प्यारा सा गैस निकलता है, और वो गैस कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ये प्रश्न हो गया हाइड्रोजन गैस, हमने एक एक उदाहरण भी दे दिया। अब हमारी बात आती है बाबू कि जांच के लखन करें कि आखिर ये जो गैस निकला है वो हाइड्रोजनीय गैस है, इसकी जांच कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत ही साधारण चीज़ है, जब भी रिएक्शन के समय जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो अपने पता चल जाएगा। देखिए, जलती हुई मोमबत्ती को प्रखनली के मुंह पर के पास ले जाना पर फट फट अर्थात पॉप ध्वनि, पॉप साउंड निकलता है, फटफटा फटफटाहट पूरा उसमें से आवाज निकलेगा, उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये हो गया कि वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यानी इस रिएक्शन के उपरांत जो गैसें निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगा, उस पर आप जलते हुए कैंडल लेके जाओ तब देखोगे कि उसमें से पॉप साउंड रिलीज होगा, और ये पॉप साउंड ही बताएगा कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ये इसकी जांच होती है बच्चों। तो हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ, सेकंड नंबर भी। देखिए ये क्षार वाला जो चीज़ है, इसको हम आपको थोड़ा सा इमेज के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पूरा सेटअप देख रहे हैं, हमने एक यहाँ पर एक प्यारा सा स्टैंड लगाए हैं, एक हमने इसमें स्टैंड में एक परख नली लिए हैं, और परख नली के अंदर दो चीज़ें डालें, एक तो दानेदार जिंक का टुकड़ा डाला गया है, और दूसरा चीज़ हमने डाले हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब किसको कहते हैं बाबू, तो याद रखना, अभी सूत्र लिखे थे H2SO4, इसी को कहते हैं तनु सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इंग्लिश में बोला जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मैंने लिया है यहाँ पर इस बेकर के अंदर, और इसमें छोटी छोटी कुछ टुकड़े डाले हैं, और ये टुकड़े बाबू किस चीज़ के हैं, तो जिंक का टुकड़ा है ना। जिंक समझते हो ना, जस्ता का हमने इसमें क्या डाला है, कुछ टुकड़े डाले। तो ये दोनों केमिकल्स यानी जिंक Zn प्लस ये सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेगा बच्चों, और रिएक्शन करके क्या देगा, देखो जैसे ये रिएक्शन कर रहा है तो हमने इसमें एक पाइप डाली, और पाइप डालकर इसको पानी के अंदर डाल दिए, ठीक है ना, ताकि गैस पानी के अंदर से निकलेगा तो हमें एहसास हो जाएगा कि हाँ, पता चल जाएगा कि वो इसके अंदर से क्या निकल रहा है, गैस बनकर निकल रही है। जब भी ये रिएक्शन करेगा तो एक गैस रिलीज होगी। तो इस सेटअप को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं और निकलकर इस पानी में आता है। पानी में हम क्यों इस पाइप को डाले हैं, ताकि पता चले कि इस रिएक्शन के दौरान इसमें से कोई गैस बाहर निकल रहा है बच्चों। तो देखो, और फिर क्या करेंगे, इस जो हमारे पास पतीला है, इसमें हम लोग साबुन का विलयन तैयार कर लेंगे। साबुन का विलयन समझते हो ना, मतलब पानी रहेगा उसमें थोड़ी सी साबुन मिलाकर, यानी उसका एक सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। अब इसमें से जब ये निकलेगा ना गैस, इधर से रिएक्शन होगी, गैस जहाँ से रिएक्शन होगा, और गैस इस पाइप की मदद से बाहर ये ऐसे निकलते हुए जाएगा। तो हाइड्रोजन से भरे साबुन की बुलबुले, और यहाँ से बाहर साबुन के बुलबुले। आखिर इसमें हम साबुन क्यों मिलाते हैं, अब बचपन में ऐसा खेले हो, हम लोग तो टाइम में बहुत खेलते थे लोग ना, साबुन को पूरा घोल के ऐसे फूंकते थे, एक लकड़ी पाइप बना के, या पहले वो आता था लॉलीपॉप, उसमें का पाइप लेके उसको फुला फुला के छोड़ेगा, सब पूरा बैलून की तरफ, बैलून का उसमें से निकल के छोटा छोटा निकलेगा, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा।
है ना। तो वैसे ही इसमें से होगा, इधर से आया, इस साबुन के गोल में से क्या होगा, निकलेगा और बढ़िया से गोले बन के हाइड्रोजन से भरा हुआ, ये जो गोले बने रहेंगे उसमें क्या भरा रहेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को से बाहर निकलेगा और जब इसमें हम लोग एक जलती हुई मोमबत्ती इसमें ले जाके इस बुलबुला पे सटाएंगे ना, तो इससे क्या निकलेगी, फट फट की ध्वनि निकलेगी और जलेगी। हाइड्रोजन गैस का दहन होगा, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो बचेगा नहीं, जल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ज्वलनशील गैस है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो अज्वलनशील होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बेचारा जल जाएगा और जलते दौरान कैसी साउंड रिलीज करेगा, पॉप साउंड। पॉप साउंड मैंने फट फट की आवाजें आएगी, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जल रहा है। तो ये पूरा सेटअप हो गया। इसके दौरान हमें पता चल जाता है कि हाँ, जब भी कोई धातु किससे रिएक्शन करता है, अम्ल के साथ, तो निर्माण होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ही बनता है और हाइड्रोजन गैस की जांच हमने ऐसे कर लेते हैं, है ना। इस बुलबुले को जब भी हम लेके जाएंगे जलती हुई मोमबत्ती, तो होगा क्या बच्चों, यूं होगा कि इसमें से पॉप साउंड रिलीज होगा और फटफटाहट की साउंडें हमें देखने को मिलेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये गैस जो है कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। और वो गैस जल जाता है, गैस का दहन हो जाता है, पूरा कंप्लीट जल जाता है। सो हमें पता चल ही जाता है कि ये गैस कौन सी गैस है बाबू, हाइड्रोजन गैस है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम भी खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रहेगा, चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बट कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका गया है, बच्चों से कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न पे भी विशेष से ध्यान रहना चाहिए। देखिए बाबू, ये हमारा थर्ड प्रश्न है। थर्ड प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या बात है। प्रश्न ये कह रहा है बच्चों कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान के चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक और ये नाइट्रिक एसिड हो गया, तो ये आखिर जल में मिक्स होता है, वाटर के अंदर ये जब डिसॉल्व होते हैं, घोले जाते हैं, सोल्यूशन तैयार किया जाता है, विलयन बनाते हैं, तो ये अम्लीय होते हैं। अभिलक्षण यानी इनका गुण जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, खट्टे होते हैं, अम्लीय होते हैं। काहे होते हैं, प्रश्न ये है, क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्यों शो करता है। जबकि हम बात करें अल्कोहल की, ग्लूकोज की, जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। देखो बाबू, बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि हमें जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसके अंदर एसिड का गुण पाया जाता है, एसिडिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, अम्ल का गुण होता है। लेकिन बात करें अल्कोहल का, ग्लूकोज का, तो ई काहे नहीं अम्ल वाला गुण शो करता है, प्रश्न ये है। तो देखिए बाबू, इसका आंसर हम ये लिखेंगे, अपने शब्दों में इसको बाबू आंसर राइटिंग करना है ना। प्रश्न समझ में आ गया है, अब हम इसके आंसर को समझेंगे। आंसर ये लिखना बाबू कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनता है। यानी जब भी हम लोग इस केमिकल को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को जब हम लोग कहाँ ले जाके पानी के अंदर मिलाते हैं ना, तो वो हाइड्रोजन गैस उसमें विघटित होकर, टूट कर H+ आयन देता है। कौन सा आयन देगा बाबू, H+ आयन देता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। हम लोग जानते हैं बाबू अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस कहते हैं ना कि जो पदार्थ पानी में घुल के H+ देता है उसको कहते हैं अम्ल, और जो पदार्थ पानी में घुलकर OH- देता है, OH- देता है आयन, उसको हम लोग बाबू भस्म कहते हैं, यानी क्षार कहा जाता है। ये अर्हेनियस के अनुसार हम लोग डेफिनेशन याद किए हैं, ठीक है। अब देखो बाबू, तो ई समझ में आ गया कि इसके पास H है, इसके पास भी H है, जैसे पानी में जाता है तो H ही Cl से यानी क्लोरीन से और ये NO3 से अलग होकर H+ आयन बन जाता है,
जिसके वजह से ये अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? अम्लीय हो जाता है, यानी इसका ये खट्टा हो जाता है, खट्टी प्रदर्शित करता है। जो एसिड का गुण होता है वही इसका गुण हो जाता है। बट बात करूं मैं अल्कोहल का, बात करूं मैं ग्लूकोज का, तो ये जब जाता है ना बहू वाटर के अंदर, सोल्यूशन के अंदर जब जाता है तो ये H+ आयन नहीं देता है। अगर H+ आयन देता तो ये भी अम्ल होता। इसे भी हम कहते हैं कि अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, बट ये नहीं कर पाता है, जिस कारण अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। बस इतने आप बात लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। कोई भी आपसे अगर पूछे कि ये जो है HCl और HNO3 अम्लीय क्यों होते हैं, तो क्योंकि ये पानी में जब इसको डाला जाता है तो इसके हाइड्रोजन टूटकर H+ आयन देता है, इसलिए ये क्या हो जाता है बाबू? अम्लीय हो जाता है। अगर ये लेकिन जो अल्कोहल वगैरह होता है बच्चों, ये पानी के अंदर डालिएगा ना तो ये OH- देता है। क्या देता है बच्चों? OH- देता है। तो ये अम्लीय ना होकर क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। इट्स ओके। चलिए, आशा करते हैं बाबू ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिहाज से। ये हमारा चौथा प्रश्न है बाबू, नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है, फिर प्रश्न को समझते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। बहुत अच्छी प्रश्न है बाबू। यानी जब भी हम अम्ल का सोल्यूशन तैयार करते हैं ना, जिसमें एसिड वगैरह मिक्स कर देते हैं, कोई पानी कोई एसिड मिला दिए, जिसको हम कहते हैं अम्लीय विलयन, व्हाट यानी एसिडिक सोल्यूशन बोला जाता है। तो कोई एसिडिक सोल्यूशन में यानी कोई अम्लीय विलयन में आप विद्युत धारा डालिएगा ना, तार डालिएगा, तो वो आसानी से क्या करता है? विद्युत का संचालन करता है। यानी लाइन एक पार से और पार तक जाता है। क्यों जाता है ये समझो बाबू, ये हमें कंसेप्ट समझना है कि आखिर काहे जाता है। तो वही रीजन है फिर बाबू, H+ वाला ही बात है। H+ की वजह से ये क्या हो जाता है? लाइन ए पार से ऊपर जाता है। देखो लिखोगे अम्ल का जलीय विलयन, जितने भी अम्ल होते हैं उनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है बाबू? क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। यानी ये H+ ही वो कारण है, वो कारक है जिसके वजह से क्या होता है? अम्लीय विलयन में विद्युत का संचालन होता है। यानी विद्युत एक जगह से दूसरी जगह टहलता है, दौड़ता है या इलेक्ट्रिक फ्लो कर पाता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ H+ आयन। H+ आयन के प्रेजेंट के कारण बच्चों, जिसके कारण ये विद्युत धारा प्रवाह होता है। यानी लगातार इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करते रहते हैं। चलिए बाबू, अब ये चौथा प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। फिर से एक बार हम रीटेक कर देते हैं बाबू कि आखिर अम्लीय विलयन जो होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, उसके अंदर विद्युत धारा क्यों बहता है। तो आप मात्र एक शब्द में जवाब दीजिएगा, तो वो कह दीजिएगा H+ आयन के कारण। क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन देता है। कोई भी अम्ल जो है वो जल में मिक्स होकर, जल में वियोजित होकर, विघटित होकर क्या देगा? H+ आयन देगा। और यही कारण हो जाता है बच्चों जिसके वजह से बिजली दनादन दौड़ता है पानी के अंदर। चलिए आज की लास्ट प्रश्न जो है हमारा पांचवा प्रश्न, इसकी बात करते हैं। कह रहे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। प्रश्न क्या है बाबू? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो देखो बाबू, अगर कोई शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, मतलब सूखा हुआ HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस, अगर ये सूखा हुआ HCl गैस है बाबू, तो ये सूखे हुए लिटमस पत्र पर जो एकदम सूखा हुआ है यानी शुष्क, जिसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, ड्राइनेस नहीं है, ड्राइलेस है वो, तो ऐसे जो लिटमस पत्र हैं उसमें रंग का चेंज होगा ही नहीं। रंग क्यों नहीं चेंज होता, ये प्रश्न है, समझेंगे अभी हम लोग। कह रहा है कि HCl जो है और लिटमस पत्र आप जानते हो ना, ब्लू लिटमस पत्र,
और रेड लिटमस पत्र होता है। तो ये लिटमस पत्र क्यों नहीं बदलता है, ये प्रश्न है। देखिए बाबू, उसका आंसर, सही आंसर ये हो जाएगा कि देखिए अम्ल जलीय विलयन में विद्युत विघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करते हैं। कई प्रश्नों से हम ये जिक्र करते आ रहे हैं कि अम्ल जब भी पानी में जाते हैं तो विघटित होते हैं, टूटते हैं और टूटकर H+ आयन देते हैं, H+ देते हैं बाबू। अब H+ देते हैं जो उनकी अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है, यानी इसी के कारण वो पदार्थ अम्ल कहलाता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र दोनों में ही जल का अभाव होने के कारण, अब देखो बाबू मॉइस्चर है ही नहीं, सूखा हुआ है। एक तो केमिकल भी सूखा, गैस हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो भी क्या है, सूखल है, उसमें भी पानी होने थोड़ा भी नहीं है। और जो पत्र है हमारा लिटमस पत्र, उसमें भी कोई मॉइस्चर वगैरह, नमी वगैरह नहीं है, वो भी सूखा हुआ है। दोनों में जल की अभाव है, जल की किल्लत है, वाटरलेस है, यानी पानी नहीं है। तब देखो अभाव होने के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, यानी हमें पता है ना कि H+ आयन होना चाहिए प्रदर्शित करने के लिए, यानी कोई चीज़ खट्टा है, अम्लीय है कि क्षारीय है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, अम्ल को होने के लिए, प्रमाणित करने के लिए H+ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब H+ नहीं रहेगा तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो रंग, लिटमस पत्र का रंग बदल दे, नहीं बदल सकता है क्योंकि H+ नहीं रहता है। इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल सकती है, यानी यही कारण है बाबू। अगर आप सूखा हुआ HCl लोगे और सूखा हुआ लिटमस पत्र और दोनों के चाहोगे कि नहीं लिटमस पत्र, सर बताए हैं कि लिटमस पत्र पर ले जाइएगा, एसिड को तका कर देगा, रंग बदल देगा, और वहां पर जाइएगा तो पता चलेगा कि बदल ही नहीं रहा है। रीजन का है कि दोनों सूखल है, दोनों में पानी नहीं है इसलिए। और जैसे उसमें पानी रह जाएगा, हाइड्रोजन रहेगा, वाटर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उस लिटमस पत्र का रंग बदल जाएगा। आशा करते हैं ये सारी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।